एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी जारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 10 से अधिक राज्यों में चल रही है छापेमारी। पीएफआई के शीर्ष नेताओं सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की खबर। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले की होगी सुनवाई शुरू। अदालत में आज शुरू होगा ट्रायल। मुस्लिम पक्ष ने मांगा था 8 सप्ताह का वक्त। 12 सितंबर को अदालत ने मामले की सुनवाई करने का सुनाया था फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुवाहाटी के दौरे पर। लोक मंथन 2022 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में है मौजूद। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा, हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी फेड रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार 0.75% बढ़ाई ब्याज दर। फेड रिजर्व के प्रमुख ने वृद्धि को बताया उचित। अमेरिका में महंगाई दर बनी हुई है अभी तक के उच्चतम स्तर पर। और 23 साल बाद इंग्लैंड की सरजमी पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीती सीरीज। दूसरे वनडे में हरमनप्रीत कौर ने तूफानी शतक की बदौलत इंग्लैंड को 88 रन से हराया। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में आज और इस वक्त छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस भी दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई का लिंक सामने आया है। एनआईए ने केरल में एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया में एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां केरल में लगभग 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आज तड़के की गई कार्रवाई में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया है। और आपको यह भी बता दें कि एनआईए के साथ इस छापेमारी की पूरी कार्रवाई में ईडी की टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों के रडार पर पीएफआई के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी नीरज सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कई सारे राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। टेरर फंडिंग और इसके अलावा पीएफआई जिस तरीके से ट्रेनिंग कैंप चलाकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, लोगों को आतंकवादी संगठन में शामिल करने में लगा हुआ है और इसके साथ साथ ही वो 2 वर्गों के बीच भेद बढ़ाने में लगातार कार्रवाई कर रहा है। और यही कारण है कि एनआईए उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार कई सारे लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अगर आप देखें तो 18 सितंबर को भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 23 जगह छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें एनआईए को ये निकल कर आया था कि टेरर फंडिंग के लिए पीएफआई लगातार काम कर रहा है और वो कराटे प्रशिक्षण केंद्र चलाकर वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा है। इससे पहले भी अगर आप देखें कि एनआईए देश में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है। टेरर फंडिंग पर चाहे नकेल कसने की बात हो, इसके अलावा नार्को टेरर पर भी आतंकवादियों को जिस तरीके से नशे का पैसा पहुंचता था एनआईए ने उस पर लगाम लगाई थी। और इसके साथ साथ ही आतंकवादी और गैंगस्टरों के बीच जो संगठन आगे बढ़ रहा था उसको भी तोड़ने में एनआईए कामयाब रही है। और अब एनआईए पीएफआई से जुड़े उन ट्रेनिंग कैंपों पर लगातार कार्रवाई कर रही है जो आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने का काम कर रहे थे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने
सुरक्षा बढ़ा दी है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने वहां का जायजा लिया। छापेमारी की कार्रवाई के बाद दिल्ली में एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी हुई है उसमें दिल्ली में भी 2-3 लोकेशन है जहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो पहुंची थी, जिसमें शाहीन बाग है और इसके अलावा जो गाजीपुर मंडी है उस पर वहाँ पर भी एनआईए की जो टीम है वो पहुंची थी और वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। उसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस को बढ़ाया गया है और ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एनआईए का हेडक्वार्टर है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो और इसके अलावा जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो डिस्टरबेंस पैदा ना करें। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि छापेमारी की कार्रवाई के समय यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात की गई है ताकि एनआईए हेडक्वार्टर के सामने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कोई ताज़ा अपडेट है? आपने आपकी रिपोर्ट देखी, काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई, वहाँ पे पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेस तैयार हैं, लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो खबर आ रही है दिल्ली से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए बिल्कुल आसिम, जगह जगह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ से भी कई सारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। तो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं और शाहीन बाग में जो एनआईए की टीम है वो भी वहाँ पर पहुँची थी, छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके अलावा गाजीपुर जो इलाका है वहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुँची थी, वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अभी भी पैन इंडिया छापेमारी की कार्रवाई कई सारी जगहों पर लगातार चल रही है। हालांकि कुछ जगह पर छापेमारी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है अगर हम दिल्ली और मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। बड़े पैमाने पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनआईए को मिले हैं। इसके अलावा ईडी के पास जो डॉजियर था और एनआईए से उस डॉजियर को जब ईडी ने साझा किया था तो उस जानकारी को भी वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर छापेमारी कार्रवाई में डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो बरामद हुए हैं और ये पता लगा है कि विदेशों से जो पैसा है वो पीएफआई तक पहुंच रहा था और पीएफआई उस पैसे का जो प्रयोग है देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहा था। इसके अलावा लोगों को भड़काने में लगा रहा था। देश के अंदर गड़बड़ियां पैदा करने के लिए पीएफआई के जो सदस्य हैं वो लगातार काम कर रहे थे। इसके अलावा जो कैंप चलाए जा रहे थे, नुक्कड़ नाटकों के थ्रू देश विरोधी गतिविधियां फैलाने का काम है वो तेज़ी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा था। तो ये तमाम जो सबूत हैं वो एनआईए को मिले हैं और अब एनआईए ने बड़ी कह सकते हैं कि कार्रवाई की है। पूरे देश भर में जो छापे मारे हैं, जो जानकारी मिली है कि 100 के करीब जो पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। छापेमारी की कार्रवाई शुरुआत में ज़रूर ये निकल कर आया था कि कुछ जगह हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी आई कि पूरी पैन इंडिया में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और 10 से ज़्यादा जो राज्य है वहाँ पर एनआईए ईडी के साथ मिलकर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली साहब ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य भी इस वक्त जुड़ गए हैं और हम देख सकते हैं कि बेंगलुरु से आयशा खानम भी जुड़ गई हैं। लेकिन आदित्य, भोपाल से क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे कार्रवाई को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश का जो मालवा है वहां पर पीएफआई अपने पैर पसार रहा था। इंदौर से 4 लोगों को इंदौर से तो ले ही लिए गए। उसके बाद उज्जैन की अगर बात करें तो वहां से भी खबर मिल रही है कि देर रात कुछ लोगों को वह हिरासत में लिया गया है। चूंकि ईडी भी साथ में है और ये सूचना लगातार ईडी को भी मिल रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है और ये कुछ गैजेट्स वहां से बरामद हुए हैं, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल है और कुछ हिसाब किताब मिला है जिससे ये सूत्र मिल सकते हैं, ये जिसे कह सकते हैं क्लू मिल सकते हैं एनआईए को कि कहां से टेरर फंडिंग हो रही थी, कहां से ये पैसा आ रहा था। और दूसरी बात ये कि पैसा जब आ रहा था तो वो जा कहां रहा था। मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लंबे समय से एनआईए और ईडी इनको दोनों को लगा सूचनाएं मिल रही थी कि जो निचले स्तर पर पीएफआई की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, कैंप्स के लिए या
या आतंकी गतिविधियों में वहां के स्थानीय लोगों को जोड़ने को लेकर पीएफआई जिस तरीके से काम कर रहा था, तो उसका हिसाब किताब भी वहां पर मिला है। तो यहाँ अब ये भी पता चलेगा असीम की जिस तरीके से जो फंडिंग हो रही थी और फंडिंग पे निचले लेवल पर किस तरीके से जा रही थी, ये उन डिवाइस से, उन हार्ड डिस्क से और जो हिसाब किताब वहां से मिला उससे पता चलेगा। लेकिन देर रात जो मध्य प्रदेश के जो टॉप लीडर्स थे पीएफआई के लिए जो काम कर रहे थे और खासकर उसके नेटवर्क को मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में जगहों पर विस्तारित करने का काम कर रहे थे, क्योंकि असीम ये लंबे समय से ये देखने को मिल रहा था कि जो मालवा का रीजन है वो इस तरह की गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। सिमी का नेटवर्क एनआईए ने इस तरीके से ही तोड़ा था और उस नेटवर्क के ध्वस्त हो जाने के बाद अब पीएफआई अपने पैर पर एनआईए के कुछ विजुअल है, मैंने वॉक थ्रू भेजा, उसमें नए विजुअल है, उनको लगवा दिए, पुराने विजुअल चल रहे हैं, खराब लग रहा है। सख्ते में डाल रही है जो हाल के दिनों में पीएफआई के साथ जुड़े थे, ये पूरी फाइल बना दे रहे हैं। पीएफआई के साथ गतिविधियां शुरू में एनआईए, चाहे वो कराटे, आदित्य जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हम अब रुक करेंगे सीधे बेंगलुरु का। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम भी जुड़ गई हैं। आयशा, हम जानते हैं कि पीएफआई को लेकर लगातार जो छापेमारी की जा रही है, दक्षिण भारत के राज्य लगातार उनके रडार पर और वहां से बहुत ज्यादा गिरफ्तारी भी हुई है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है बेंगलुरु से? जी देखिए असीम, ये सबसे बड़ी रेड मानी जा सकती है और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जगहों पर रेड हुई है और खासकर तेलंगाना, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तमाम जगहों पर लगातार रेड्स अभी भी चल रहे हैं। खास बात यह है असीम कि पीएफआई का जो ग्रोथ है, जो बेस है, वो हमेशा से केरल रहा है और केरल से ही उनकी जो बेस है मजबूत होती रही है और यहीं से वो अपने इरादों को बुलंद करते रहे हैं। और खास बात यह है कि केरल से सटा कर्नाटक का जो बॉर्डर है, मैंगलोर का इलाका, मैंगलोर जिले में लगातार इनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और यहीं पर पिछले कुछ समय से मैंगलोर में देखा जाए तो ये कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया था और कर्नाटक सरकार के पास सबूत भी है ये कहते हुए कि पीएफआई मैंगलोर में हिजाब मामले को लेकर छात्रों को भड़काया था। तो इस तरह से छात्रों को भड़काने के लिए वो फंडिंग की योजना बना रहे थे। कई छात्रों को छोटे छोटे कैंप्स बनाकर वो अपनी आइडियोलॉजी की तरफ खींचते रहे हैं। तो केरल से शुरू हुआ जो सिलसिला है कर्नाटक में फैलता गया और मैंगलोर में एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप ले लिया मैंगलोर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद बैंगलोर के कई जगहों पर हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो एक भयानक रूप ले लिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो कर्नाटक सरकार लगातार इनकी गतिविधियों पर पिछले कुछ समय से नजर बनाए रखी है और सरकार ने कोर्ट में ये साबित भी किया था कि कैसे पीएफआई अपना जो दूसरा एक विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो छात्रों के बीच काफी सक्रिय है, उसके जरिए छात्रों को भड़काने का काम कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है कर्नाटक सरकार के पास इसको लेकर जानकारियां रही है और कर्नाटक सरकार लगातार ये आरोप लगाता रहा कि पीएफआई जो गतिविधियां केरल में जिस तरह की राजनीतिक हत्याएं हुई है, कर्नाटक में भी ठीक उसी तरह से वही मॉडस ऑपरेंडी के तहत हत्याएं कर्नाटक में भी देखने को मिली, शिमोगा में देखने को मिली। तो जब इन तमाम हत्याओं के मामले में जांच हो रही थी तो उस वक्त कई अहम सबूत भी कर्नाटक सरकार को मिले। कर्नाटक सरकार ने एनआईए को इन तमाम सबूत सौंपे हैं और कर्नाटक सरकार ने जो हत्या प्रवीण निट्टार की जो हत्या हुई थी मैंगलोर में, इस हत्या के सिलसिले में जो केस है वो एनआईए को सौंप दिया। तो जाहिर है यहीं से कर्नाटक सरकार का जो केस एनआईए के पास गया, वहां से अहम सबूत जो है एनआईए को बरामद हुए हैं। उसके बाद हो सकता है ये रेड का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद कई जगहों पर, खासकर बैंगलोर में 7 जगहों पर रेड चल रही हैं और पूरे कर्नाटक में करीब 14 जगहों पर रेड चल रही है। तेलंगाना में रेड चल रही है, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में भी इस वक्त रेड चल रही है और कुछ जो लीडर्स हैं पीएफआई के, जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनका ताल्लुक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कई जगहों पर, मैंगलोर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन है। तो कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है, कई जगहों को बैरिकेड किया गया है और अधिक सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। एक सवाल और आयशा आपसे कि क्या अब तक ये जानकारी मिल पाई है कि इस पीएफआई का किसी राजनीतिक, खासकर मैं कर्नाटक की बात करूं, उसके कोई संबंध स्टैब्लिश हो पाया है किसी के साथ? जी देखिए, पीएफआई खुद लगातार ये कहता है, लगातार ये पीएफआई का कहना है कि वो खुद एक राजनीतिक पार्टी है, वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि उनकी आइडियोलॉजी जो है
दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग है। हालांकि कर्नाटक में ये माना जाता है, ये आरोप लगे हैं कि पीएफआई और कांग्रेस मिलकर जो कई सारे राजनीतिक घटनाएं हुई है उसमें पीएफआई ने कांग्रेस का साथ लिया है। हालांकि इसके सबूत अभी तक सामने नहीं आए, ये तमाम जांच का विषय है अभी फिलहाल। लेकिन पीएफआई खुद ये कहता रहा है कि वो एक राजनीतिक पार्टी है और इन पर बैन लगाया नहीं जा सकता। इसी वजह से ये लगातार चुनौती देते रहे हैं कि वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह वो भी अपनी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीति के साथ साथ वो धर्म को लेकर छात्राओं को भड़काना और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहीं पर ये जो है एनआईए के रडार में आ जाते हैं। तो अब एनआईए इस पूरी जो उनके संबंध हैं जो राजनीतिक पार्टियों के साथ उनका उठना बैठना है, वो तमाम चीजें जो है अब सामने आएंगी। ठीक है, लेकिन नीरज, चूंकि इससे पहले भी ये तो आज बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जिसमें कि 10 से अधिक राज्यों में छापेमारी की जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये कि इससे पहले जो छापेमारी हुई थी, चाहे बिहार की बात हो या बाकी राज्यों में, उनमें जो छापेमारी हुई थी, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, कोई जानकारी उनसे निकलकर सामने आई कि किस तरह से वो पैसे आया करता था, उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ करता था? कोई जानकारी एनआईए के जरिए आपके पास? देखिए आसिम, सबसे पहले तो मैं एक आपको अपडेट दे दूं कि एनआईए की जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है उसमें कई सारे पीएफआई के जो ऑफिस हैं वो सील कर दिए गए हैं। जो जानकारी हमें मिली है कि दिल्ली में जो पीएफआई का ऑफिस है उसको भी एनआईए ने सील कर दिया है और वहाँ से भी कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनआईए और ईडी ने बरामद किए हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा कर्नाटक और केरल की बात करें, वहाँ पर भी पीएफआई के जो ऑफिस हैं उनको सील किया गया है और वहाँ से डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। अब किसी की भी एंट्री उस ऑफिस में नहीं होगी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। जो सवाल आपने किया था, इससे पहले अगर आप देखें आसिम कि 18 सितंबर को एनआईए ने एक बड़े पैमाने पर रेड करी थी। 23 से ज़्यादा लोकेशन पर एनआईए की टीम पहुंची थी और उससे पहले भी सितंबर की शुरुआत में एनआईए ने देश भर के कई सारे हिस्सों में रेड करी थी। फुलवारी शरीफ आपको पता होगा कि वहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। दरभंगा भी एनआईए की टीम पहुंची थी और वहाँ से कई सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त किए थे। इसके अलावा डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो बरामद किए। जिन लोगों को पूछताछ एनआईए ने की थी उनसे भी एनआईए को इनपुट मिला था कि किस तरह से पूरे देश भर में जो पीएफआई संगठन है वो युवाओं को भड़काने के लिए किस तरह से काम कर रहा है। इसकी अलग अलग आसिम मैं बता दूं विंग है। स्टूडेंट जो विंग है वो अलग तरीके से काम करती है, इसकी वुमेंस विंग है वो अलग तरीके से काम करती है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कर्नाटक में जिस तरीके से मामला सामने आया था, हिसाब का मामला सामने आया था, तो जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने छात्राओं को भड़काने के लिए काम किया। इसके अलावा जो वुमेंस विंग है, अगर सीए के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था तो उस विंग ने अपनी भूमिका निभाई थी। और सवाल ये था कि जो पैसा ये लोग खर्च करते थे वो पैसा कहां से आता था? तो वो पैसा आता था आतंकवादी संगठनों के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि आतंकवादी संगठनों ने कई सारी अपनी शेल कंपनियां खाड़ी देशों में बना रखी हैं, विदेशों में बना रखी हैं। वहां पर जो पैसा है, आतंकवादी जो तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं, चाहे नार्को टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई होती है, हथियारों को बेचा जाता है, नशे के थ्रू जो पैसा है वो पहुंचाया जाता है। तो उस पैसे का जो प्रयोग आतंकवादी अपनी शेल कंपनियों में भेजने के लिए करते हैं, उन शेल कंपनियों के मार्फत ये पैसा कई सारी जगह घूमते हुए फिर पीएफआई संगठन के खाते में पहुंचता है। तो ये जो चैन है वो ईडी ने एनआईए के साथ साझा करी है और एनआईए ने जब तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, तमाम साक्ष्यों को वेरीफाई किया, उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और अभी जो जानकारी हमें निकल कर आई है, सुबह 4 बजे से ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अभी भी लगातार चल रही है। कई सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जहाँ से मध्य प्रदेश से ये पता लगा है कि पीएफआई का पैसा है वो आतंकवादी संगठनों से पहुंचता था। इसके अलावा केरल में भी जो डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए उनसे भी ये इनपुट मिला है कि जो पैसा है विदेशों से पहुंच रहा था और वो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से रिलेटेड था। यही कारण है कि पूरे देश भर में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई और ईडी इसमें शामिल है। और जो शुरुआत में एनआईए ने गिरफ्तार किए थे जो लोग, जहां छापेमारी की कार्रवाई की थी, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ईडी ने इस छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन नीरज, जैसा कि आपने कहा कि विदेशों के जरिए फंडिंग हुआ करता है, नारकोटिक्स के जरिए, नशीली पदार्थों के जरिए, हथियारों को बेचकर, लेकिन उनके आका, उनके जो यहाँ पे जो एजेंट हैं, भारत में, हिंदुस्तान में जो एजेंट हैं,
उन पर भी धरपकड़ की जरूरत है। हालांकि पीएफआई के लोगों को शामिल किया गया, इसमें आज गिरफ्तारी की गई है, लेकिन और भी ऐसे कौन से लोग शामिल हैं जो कि इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं हिंदुस्तान में? और खासकर चूंकि आपने कहा कि ईडी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसमें सारा पैसा का भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ईडी एनआईए के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। देखिए, बिल्कुल ईडी के जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं कि पैसे का जो ट्रेल है वो किस तरीके से जो आतंकवादी संगठन है या जो भी अपराधी है, जो पैसे का ट्रेल है वो किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से पैसा इनडायरेक्ट तरीके से होते हुए बैंक खातों में पहुंचता है। इससे पहले भी अगर आप देखें, जो एनआईए की कार्रवाई हुई थी, आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे थे, कई सारे ऐसे लोग एनआईए ने गिरफ्तार किए थे जो सीमा पार व्यापार में लगे हुए थे और टेरर फंडिंग के लिए पैसा उपलब्ध कराते थे आतंकवादियों को। इसके अलावा कई सारे हवाला कारोबारियों के ऊपर भी एनआईए ने शिकंजा कसा था। दिल्ली में भी कई सारे हवाला कारोबारी थे जो खाड़ी देशों से और पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन थे, उन तक पैसा पहुंचता था और पैसे को जम्मू कश्मीर में पहुंचाते थे, खाड़ी तक, घाटी तक पहुंचाते थे, ताकि वहाँ जो पत्थरबाजी की घटना है या आतंकवादी तक पैसा पहुँचाना है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने देना है, स्कूलों को जलाने की जो घटना है, ये तमाम घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्व रहते थे उन तक पैसा अलगाववादियों के मार्फत पहुंचता था। तो उस पर एनआईए ने लगाम लगाई थी। इसके अलावा देश भर के अंदर कई सारे ऐसे जो संगठन हैं जो शेल कंपनियों के मार्फत जिन तक पैसा पहुंचता है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो संगठन हैं उनको बैन भी किया था और ये सरकार ने ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास विदेशों से पैसा पहुंचता है उसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो सरकार तक उपलब्ध कराएं। सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, क्योंकि कई सारी शेल कंपनियां विदेशों में बनी हुई हैं जो पैसे को इनडायरेक्ट तरीके से इन आतंकवादी संगठनों से जो पैसा इकट्ठा होता है उनका पैसा इन पीएफआई जैसे संगठनों तक पहुंचाने, तो उन पर धीरे धीरे लगाम लगाई जा रही है। और यही कारण है कि ये एक साथ जो कार्रवाई हुई है ये उसी का नतीजा है कि जो एनआईए है और ईडी है उन्होंने उस पूरी ट्रेल को पकड़ा है और उसी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक और सवाल नीरज, जैसा कि आयशा बता रही थी कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ इस हिंदुस्तान का और हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या इस बात को अभी तक स्टैब्लिश कर पाई है एजेंसियां कि पीएफआई का संबंध किसी आतंकी संगठन से है? देखिए, अगर संबंध नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर रेड की कार्रवाई नहीं होती और जो तमाम जो साक्ष्य मौजूद हैं एनआईए और ईडी के पास वो ये बताते हैं कि पीएफआई को जो पैसा है वो टेरर फंडिंग के मार्फत वो पैसा पहुंचता था। राजनीतिक पार्टी का ज़रूर वो दावा करें कि राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन अगर आप देखें कि पीएफआई की भूमिका किस तरह की रही है, पीएफआई के जो तमाम संगठन है वो चाहे उनका स्टूडेंट विंग हो या वुमेंस विंग हो, देश के अंदर कभी भी किसी भी तरह का कोई घटना होती है तो वहाँ पीएफआई सक्रिय हो जाती है। तो आखिर उसका मकसद क्या होता है? क्या वो उस जो दंगा या हंगामा होता है उस हंगामे का फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है? छात्रों को किस तरीके से भड़काया जाता है? सीए में जब तमाम विरोध प्रदर्शन हुए थे तो पीएफआई किस तरीके से वहाँ पर बिरयानी बंटवा था और ये भी सिद्ध हुआ था कि बड़े पैमाने पर लोगों को बैठने के लिए पैसे तक पहुँचा रहा था पीएफआई। और उस समय दिल्ली में रेड भी हुई थी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी एनआईए ने जब्त किए। तो ये एक बड़ी भूमिका है और ख़ास तौर से जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में नुक्कड़ नाटकों के मार्फत देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे पहले फुलवारी शरीफ में जब एनआईए की रेड हुई तो ये स्पष्ट हुआ था कि कराटे प्रशिक्षण केंद्र चलाने के नाम पर कैसे युवाओं को भड़काया जा रहा था, कैसे एक खास समुदाय के खिलाफ उनको करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये तमाम जो सबूत हैं वो एनआईए के पास मौजूद हैं और तभी एनआईए ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। पैन इंडिया में ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि केवल कयास और अंदाजे के आधार पर एनआईए ने ये कार्रवाई नहीं की, क्योंकि एनआईए को अदालत में भी सिद्ध करना होगा, उन सबूतों को अदालत में दिखाना भी होगा। यही कारण है कि एनआईए ने पुख्ता सबूत अपने पास बरामद किए हैं, ईडी से तमाम जो ट्रेल है उसको कंफर्म किया, उसी के बाद ये पैन इंडिया कार्रवाई की है। और साथ ही साथ आदित्य, भोपाल से खबर ये आ रही है कि इंदौर और उज्जैन में भी छापेमारी हुई है और उसमें अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असीम, 4 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में उज्जैन से ले लिया, इंदौर से लिया गया है। उज्जैन से भी कुछ लोगों को लिया है। ये इस बात की अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन सूचना में यह है कि उन इलाकों, उन ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। लेकिन असीम, अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप हम सभी जानते हैं कि पीएफआई सोशल मीडिया के जरिए भी एक देश में माहौल बनाने का काम करता है, देश में तमाम अलग अलग ऐसी गतिविधियां कर रहा था और लिहाजा उसके लिए भी एक बड़ी फंडिंग वहां पर होती थी। उनके जरिए कई शेल कंपनीज का जो जिक्र कर रहे थे ना नीरज, वो
वो शेल कंपनीज कहीं ना कहीं उनको फंडिंग किया करती थी। लिहाजा उसके जो तार हैं वो भी कहीं ना कहीं इस छापेमारी से देखने को मिलेंगे और एनआईए को कुछ ना कुछ जो सबूत अब इस पूरे, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे डिवाइस हो, चाहे वो कागजात हो, उसमें मिले हैं, कहीं ना कहीं वो आसानी होगी इस बात को जानने के लिए कि वो शेल कंपनियां आखिर कौन सी हैं, कौन उसको चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं उसका सहयोग एनआईए ने लिया है, क्योंकि जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें यही बताया गया है कि ईडी, एनआईए और स्टेट पुलिस भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है और ये तीनों की संयुक्त कार्रवाई उसमें है। तो मध्य प्रदेश में जो स्टेट पुलिस है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से भी अब एक स्टेटमेंट आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि क्या कुछ इस पूरी कार्रवाई में उसको सफलता हाथ लगी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है असीम कि जो ग्राउंड लेवल पर खासकर मालवा रीजन की अगर बात की जाए, वो संगठन जो लगातार आतंकी गतिविधियों के इसमें संलिप्त थे, वो संगठन जो लगातार देश का माहौल बिगाड़ने को लेकर रणनीति मध्य प्रदेश की धरती में बैठ के बना रहे थे, कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई से उनकी कमर जरूर टूटेगी असीम। बिल्कुल, तो आज 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कमर तोड़ने की ये पूरी कोशिश की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, एनआईए की तरफ से, और उसके साथ ईडी और स्थानीय पुलिस भी लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का। नीरज सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आयशा खनम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति गुवाहाटी में लोक मंथन 2022 समारोह को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। मीडिया टेक्स अ रिपल, कन्वर्ट्स इनटू अ सुनामी बाय हाई डेसिबल. Media needs to rethink and keep in mind our age-old ethos, democratic values, and civilizational gift. Time to step out of our echo chambers, caused both by social structure and social media algorithms, and let our minds breathe. It is time for us, in national and societal interest, to revive our age-old art of listening. We must rediscover the art of dialogue. These two facets, the absence is being felt in contemporaneous times, and the return to the mainstream and on the radar will change the system for the better. The role of intellectuals in our country is very critical. Historically, our sages, the highly enlightened souls of the time, advised the kings and royalty on various aspects of public polity and policy. These same voices were heard by all sections of people and ensuring harmony and stability in society, and gave legitimacy to the laws of the land. This aspect generated what we can say richness of our civilization. In this background, if our intelligentsia decides to opt for silence in the current times on varied issues, then this very important section of society is bound to be silenced forever by their own acts of election. Really practice dialogue and deliberation so that societal property are preserved. Silence of the indeed baffling the kind of the country is facing at this moment. They are not reflecting on that. It is time for intelligentsia to give directional approach to various issues by coming out, and if I may say so, playing on the front foot with a straight bat. Democratic values and human rights, and they are critical to any governance, any society, any system. They can blossom with intelligentsia adopting proactive stance of dialogue and discussion. I have noticed
In various capacities, I have been able to contribute for the nation. That the silence in my ears more than anything else. I could never figure out how can intelligentsia observe silence in a scenario of decimation of human rights and eclipse of democratic values. The primacy attributed to the freedom of expression in our Constitution, and this primacy did not obtain in most constitutions at the earliest occasion, is a testimony to the importance of free, spirited and healthy discussion that we have long cherished. Freedom of expression is nectar of democracy. Under no circumstances we can compromise on this. This is non-negotiable, and if we depart from this, the consequences certainly will deprive us of sublimity and wholesomeness. The Constituent Assembly debates are replete with many enriching and intriguing dialects, and that illuminate India's founding fathers' emphasis on deliberative mechanism. This mechanism by itself paves way to resolution of many issues facing us today. Reflecting in the context of Constituent Assemblies, we must be aware they faced most intractable, difficult situations, and they were debated in a composed manner with respect to each other's point of view, and sometimes their points of view were not reconcilable. In the times we live, the theatres of legislature need to rethink. Their core work, their core values are being self-destroyed. If issues that are required to be deliberated, discussed on the floor of legislature come to be debated on the streets, that will offer a challenge which can be met only by restoration of decorum. तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे असम के गुवाहाटी से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोक मंथन 2022 समारोह को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है, लेकिन ये अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। मसलन फ्रांस और तुर्की में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। किस कोर्ट में सुनवाई होगी, इसको लेकर आज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार को फैसला लेना है। दरअसल जमानत अर्जी पर सुनवाई पर लगी रोक के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार से कहा था कि वो ईडी की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई कर गुरुवार को ही फैसला ले। दिल्ली में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार थोड़ी देर में निगमबोध घाट पर किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश का कहर एक परिवार पर टूटा है। इटावा में भारी बारिश की वजह से एक दीवार के गिरने से उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 4 बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव चंद्रपुरा में
बरसात के चलते इन बच्चों की दीवार गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चों का भाई और उनकी 75 वर्षीय दादी हादसे में घायल हो गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद इटावा में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने और घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। महाराज जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बारामती लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कार्यकर्ताओं को कहा कि उनके दौरे को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में न देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ महाराष्ट्र में केंद्र की योजनाओं की स्थिति रिपोर्ट लेकर आई हैं, जो मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का ये जानना आवश्यक है कि कौन सी योजनाएं महाविकास अघाड़ी के सरकार के दौरान यहां पर लंबित पड़ी रहीं और काम नहीं हो पाया, ताकि सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे किसी भी अफवाह या अभियान को तर्क से निपटा जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष कल कराईकुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मदुरई में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा कराईकुड़ी के ऐतिहासिक पिल्लैयारपट्टी विनायक मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही तिरुपतूर में महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देंगे। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई होनी है। आज से अदालत में ट्रायल भी शुरू हो सकता है। सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष ने ये कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 8 हफ्ते का समय मांगा था। इस मामले की पोषणीयता को लेकर जिला जज की अदालत ने बीते 12 सितंबर को फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि ये मामला सुनवाई के योग्य है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्तौल, चीन में निर्मित ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए दोनों आतंकवादियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि वे लश्कर के लिए हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर बटिंगू गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। दोनों को संदिग्ध हरकत करते देख हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक पिस्तौल, मैगजीन, 8 गोलियां, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। एक नजर कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,443 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.73% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.61% दर्ज की गई। टीकाकरण की बात की जाए तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और उसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी इब्सा की त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की। विदेश मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान इब्सा प्रक्रिया की समीक्षा की गई और इसकी गतिविधियों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों सहित दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की भी सराहना की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा।
डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने साझेदारी को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और यूएनएससी मामलों सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने यूके में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के बारे में अपनी चिंताएं साझा की। इस संबंध में जेम्स क्लीवरली के आश्वासन का विदेश मंत्री ने स्वागत किया। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने बोलीविया के विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत बोलीविया विकास साझेदारी और आर्थिक संबंधों के विस्तार के बारे में बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने नॉर्वे की अपनी समकक्ष एनिकेन हुइटफेल्ड से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जारी सहयोग की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच नॉर्डिक साझेदारी, अफगानिस्तान, यूक्रेन और जलवायु मुद्दे पर चर्चा हुई। यूएनजीए के तीसरे दिन डॉक्टर जयशंकर ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि दूतावास खुलने के बाद द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मथुरा में भारी बारिश की वजह से शहर के कई जगहों पर जलभराव हो गया है। वहीं कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण लोगों के घरों के बाहर पानी का सैलाब आ गया है। और इस वक्त संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दुर्गा पूजा से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। Give more clarification. So Ministry of Culture and its officials sat down and prepared, worked on it and sent the dossier back. Ministry of External Affairs through all its agencies, whether in Paris, whether through the PR's office, all our ambassadors posted across the world, me as MOS handling external affairs and culture, speaking to all the ambassadors here, we all worked in propagating this particular nomination. And as you will see the result, when the whole government together operates and works together, the results are for everyone to see. So our dossier and our nomination for 2021 got accepted. And it's a matter of pride for all Indians that Durga Puja has been inscribed as intangible cultural heritage of India. And thus, I would only say that since Durga Puja is coming, it's time for everyone to join in the celebration, feel good about it, feel happy about it, and celebrate it to the best of our enthusiasm and with most enthusiasm. And I think there are places where you can play politics, there are places where everyone should come together for the cause of celebration and unification. And Durga Puja happens to be one such cause when the whole of India should come together, unify in its celebration. And there are many, thousands of issues on which we can politicize and engage in politics. That's all I wish to say. And आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जैसा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताया गया कि 2003 में यूनेस्को के अंदर एक कन्वेंशन के हम लोग सिग्नेटरी हैं। 2005 में हमने उसको रैटिफाई किया और 2006 के अंदर उस रैटिफिकेशन के बाद उसको लागू किया गया, जिसमें इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात हुई। आप सबको मालूम भी है और जिनको नहीं पता आपके माध्यम से उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार की वो इसकी नोडल एजेंसी है यूनेस्को की, और कल्चर मिनिस्ट्री जो है जब इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज वगैरह टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कोई भी नॉमिनेशन जाता है तो उसकी लिस्ट तैयार होती है, उसमें संस्कृति मंत्रालय का एक बहुत बड़ा रोल है। और साहित्य संगीत नाटक एकेडमी जो है वो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को डील करती है और उनके माध्यम से 2019 का डॉजियर प्रिपेयर किया गया।
3 चीज़ें होती हैं जब कोई डॉजियर जाता है, तो उस डॉजियर के माध्यम से या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है ऐसे का ऐसा, या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है जिसको हम डेफरल कहते हैं, और एक रेफरल होता है जिसमें उसको वापस भेजा जाता है आपके पास कि अभी ठीक नहीं है, आप कुछ चीज़ें पे क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो दुर्गा पूजा के अंदर वो रेफरल में हमारे पास दोबारा आया, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास 1 महीने से कम का समय था, उसके बाद उसको दोबारा कंसिडर किया जा रहा था। तो उस रेफरल के दौरान मैं सभी अपने जितने हमारे अफसर हैं जिन्होंने उस पर रेफरल पे बैठ के काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ उस रेफरल पॉइंट्स को उन्होंने क्लैरिफाई किया, और उसके बाद इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में दुर्गा पूजा को इंस्क्राइब किया गया। दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक है और मुझे लगता है कि ये समय है कि पूरे भारत को एक होकर इस वर्ल्ड हेरिटेज को मनाने का, उत्सव मनाने का, और भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि किसी भी विषय के ऊपर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए, पूरी सरकार मिलकर काम करे, कोई ये ना कहे ये फलाने डिपार्टमेंट। तो भी आप केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को सुन रहे थे, जो कि कह रही थी कि इस बार बहुत ही बड़े ज़ोर शोर से हमें दुर्गा पूजा मनाना चाहिए, क्योंकि ये खुशी का मौका होता है। और इसलिए भी इस बार का दुर्गा पूजा काफ़ी ख़ास होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जो यूनेस्को है उसने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में भारत में जो दुर्गा पूजा होता है उसको उसमें शामिल किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि ICH जो लिस्ट है यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसे हम हिंदी में कहें तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर दुर्गा पूजा को यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसलिए इस बार का दुर्गा पूजा भी बहुत खास होने वाला है, मीनाक्षी लेखी ने कहा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अमेरिकी फेड रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के चलते पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। इसका असर भारत के शेयर बाजारों पर भी देखा जा रहा है। आज सुबह शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले हैं। हिंदुस्तान में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 392 अंक, तो वहीं निफ्टी में 108 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार की आज शुरुआत हुई है। बढ़ेंगे आगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इनमें 104.99 मिलियन टन चावल, 36.56 मिलियन टन पोषक या फिर मोटे अनाज, रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन मक्का, 8.37 मिलियन टन दलहन, 3.89 मिलियन टन तूर और 23.57 मिलियन टन तिलहन की अनुमानित फसल शामिल है। साल 2022-23 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन बीते 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने बुधवार देर रात रूस पर नए प्रतिबंध तैयार करने और कीव में हथियारों की डिलीवरी बढ़ाने पर सहमति जताई है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि पुतिन की नई घोषणा घबराहट और हताशा को दर्शाती है। यूरोपीय संघ के मंत्री अगले महीने अपनी अगली औपचारिक बैठक करेंगे और तभी नए प्रतिबंधों को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। रूस पर नए प्रतिबंधों के अलावा मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। जोसेफ बोरेल ने प्रतिबंधों और यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के बारे में और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं रूस ने यूक्रेन में पकड़े गए 10 विदेशी कैदियों को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मध्यस्थता में कल रिहा कर दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में अमेरिका, ब्रिटेन, क्रोएशिया, मोरक्को और स्वीडन के नागरिक शामिल हैं। इन कैदियों को रूस से हवाई जहाज के माध्यम से रियाद भेजा गया, जिसके बाद इन कैदियों को अपने अपने देश के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा रिहा किए गए यूक्रेनी कमांडरों को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने टर्की से ये संबोधन दिया। और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार
0.75% की वृद्धि की है। फेड रिजर्व की ब्याज दर अब 3 से लेकर 3.25% के दायरे में पहुंच गई है। ये 2008 की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा ब्याज दर है। फेड रिजर्व के इस कदम से मध्य अवधि का कर्ज महंगा होगा, जिससे उपभोक्ता और कारोबारी कर्ज प्रभावित होगा। साथ ही फेड रिजर्व ने आने वाले समय में भी ब्याज में बड़ी वृद्धि के संकेत दिए हैं। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक ब्याज दर 4.4% और अगले वर्ष 4.6% तक पहुंच सकती है। बैंक अधिकारियों का अनुमान है कि इस वर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 0.2% की वृद्धि होगी। ये 3 महीने पहले के 1.7% वृद्धि के अनुमान से काफी कम है। अधिकारियों ने 2023 से 2025 तक आर्थिक वृद्धि दर 2% से कम रहने का अनुमान जताया है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से पूरे देश में सख्त हिजाब कानून को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ईरान में कल विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के सदस्य समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कुल 7 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के विरोध प्रदर्शन सबसे पहले ईरान के कुर्दिस्तान से शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन राजधानी तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में अब शुरू हो चुके हैं। खबर खेल जगत से है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कैंटबरी में खेला गया दूसरा मुकाबला 88 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत मिली है। इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 333 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। ये इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने तूफानी पारी खेलते हुए 143 रन सिर्फ 111 गेंद पर बनाए। ये वनडे क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा। वो इंग्लैंड में वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की पहली कप्तान भी बनी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 44.2 ओवर में 245 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के ग्रैंडमास्टर अर्जुन इरिगियासी और आर प्रज्ञानानंद 12 दौर के बाद जूलियस बेयर कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दूसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन 25 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। चीन के क्वांग लीम ली 20 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। अर्जुन के 24 और प्रज्ञानानंद के 19 अंक हैं। 19 वर्षीय अर्जुन ने तीसरे दिन की शुरुआत यूक्रेन के वेस्ली इवांचुक को हराकर की। हालांकि 10वें दौर में वो पोलैंड के खिलाड़ी से उनसे हार गए। इसके बाद इजराइल के बोरिस के खिलाफ 11वें दौर का मैच ड्रॉ खेला। 12वें दौर में अर्जुन ने अमेरिका के क्रिस्टोफर यू को हरा दिया। वहीं 17 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने तीसरे दिन 4 ड्रॉ बाजी खेली। एक अन्य भारतीय वी अधिमान 8 अंक के साथ 15वें स्थान पर हैं। अभी 3 दौर बाकी है। 16 खिलाड़ियों में से शीर्ष 8 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। फुटबॉल की बात की जाए तो यूएफए नेशंस लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में स्कॉटलैंड ने यूक्रेन को 3-0 से हरा दिया है। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद स्कॉटलैंड ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया। 70वें मिनट में जॉन मैकगिन ने के लिए पहला गोल किया। इसके बाद 80वें और 87वें मिनट में लिंडन डाइकेस ने 2 गोल कर स्कॉटिश टीम की जीत को सुनिश्चित कर दी। यूक्रेन की ओर से कोई गोल देखने को हालांकि नहीं मिला। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।